एक क्या है? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर। 1819। हाँ, देखिए, आर्म्स एक्ट 1959। हम आर्म्स एक्ट के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी कमेंसमेंट डेट या एनफोर्समेंट डेट जो है वो कौन सी है? 1 अक्टूबर 1950। तो अब मेरे को बताइए भारती जी, इस एक्ट की एनफोर्समेंट डेट तो आपको पता चल गई है। अब बताइए मुझे अडॉप्शन डेट, प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी थी इस एक्ट को? प्रेसिडेंट ने कब असेंट दी थी? कब इसको, क्या लिखा है राहुल तनवर जी, 1 अक्टूबर, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, 1962 में, 2-3 साल बाद हुआ था ये। 23 दिसंबर 1959। 23 दिसंबर 1959 को, 23 दिसंबर 1959 को, बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए एक्ट नंबर क्या है? अगर पूछ लिया जाए एक्ट का साइटेशन बताइए तो वो क्या है? 54 ऑफ 1959। बिल्कुल, सेक्शन यहाँ पर है 54 ऑफ 1959। बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताइए कि ये एक्ट जो है इसका निर्माण कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल सही है। एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाया गया है। कौन सा एक्ट जो है इसके द्वारा रिपील किया गया था? इंडियन आर्म्स 1878। 1972। दोबारा से बताइए। 1878। 1870। बिल्कुल, पूरा नाम बताइए। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 को रिप्लेस किया गया था। किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? इस एक्ट के द्वारा रिप्लेस किया गया। कौन सा सेक्शन इसको रिप्लेसमेंट के बारे में बताता है आपको? 46। बिल्कुल, वेरी गुड, सेक्शन नंबर है 46। यहाँ तक की बातें क्लियर है अपनी। अब आ जाते हैं हम इसके इंडेक्स के पास, और इसके इंडेक्स को जब ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ शेड्यूल्स भी हैं। तो अब मुझे बताइए इसके अंदर टोटल सेक्शंस कितने बताए गए हैं? 46। टोटल सेक्शंस हैं 46, वेरी गुड। टोटल चैप्टर्स बताइए कितने हैं? 6। 6। बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक हमारे सामने चीजें आ गई हैं। अब मुझे बताइए जब ये इंडियन आर्म्स एक्ट जब पहली बार बना था तो उस टाइम पर वॉइस रॉय का नाम क्या था जिसने इसको बनवाया था, जिसने ये कहा कि लाइसेंस सबको जरूरी है जो भी हथियार रखेगा अपने घर पे? लॉर्ड लिप्टन। क्या था? लॉर्ड लिप्टन। बिल्कुल, लॉर्ड लिट्टन जो थे उनके द्वारा, वॉइस रॉय थे वो, वॉइस रॉय लॉर्ड लिट्टन, उनके द्वारा क्या रखा गया था? ये एक्ट उनके सामने ही आया था जिन्होंने इस एक्ट को लाने की वकालत की थी, लेके आए थे, है ना? कौन सा एक्ट लाए थे वो? इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। ठीक है, तो हमारे सामने ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फटाफट से। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एपीओ में आएंगे, इसमें आएंगे ही आएंगे, एपीओ के सब्जेक्ट में, मतलब सिलेबस में। सर इसमें टोटल सेक्शन 23 है, 46 नहीं है, और एक शेड्यूल है। टोटल सेक्शन कितने हैं? 23। हाँ। ऐसे कैसे? 6 ही है सर। 46 ही है भाई। और कितनी शेड्यूल बताए आपने? वही शेड्यूल लेंगे। इसमें शेड्यूल भी नहीं है।
आपने मुझे लगता है वो रूल्स निकाल लिए हैं शायद इसके। चलिए, यहाँ तक की बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर सेक्शन नंबर 1 में बहुत कुछ जाना था। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट क्या होता है पूरा समझ लिया था। होल ऑफ इंडिया क्या होता है ये भी समझ लिया था। सेक्शन नंबर 2 के बाद के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो डेफिनेशन क्लॉज बता रहा था। और यहाँ पर हमने सबसे पहले 2-3 डेफिनेशन के बारे में समझना था, जिसमें से हमने एक डेफिनेशन तो पढ़ी थी एक्यूजिशन की। एक्यूजिशन का मतलब मैंने बताया, जैसे कि कोई हथियार है, आर्म्स हैं, फायर आर्म्स हैं, या कोई अम्यूनिशन है मतलब गोला बारूद है, उनको कोई व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह किसी को ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर कैसे कर रहा है? तो या तो वो उसको किराए पर भाड़े पर दे रहा है, ठीक है, या उसने उसको बेचा है ऐसे ट्रांसफर कर रहा है, या उसने कुछ टाइम के लिए उससे उधार लिया है, ठीक है, बोरो किया है, तो उसको अपन यहां पर कह रहे हैं हथियारों का एक्विजिशन करना, उनको प्राप्त कर लेना। तो यही यहां पर सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर 1 में समझाया गया है। यहां तक कोई डाउट है? एक्विजिशन क्या होता है बताइए। क्लॉज नंबर है ए। यहां तक कुछ पूछना है? मतलब ऐसे कहने का, इसका कहने का तात्पर्य ये है, आपके द्वारा किसी भी तरीके से हथियारों को अपने पास लेना, साम दाम दंड भेद जैसे भी आपने उसे प्राप्त किया है, वो हर तरीका क्या कहलाएगा? एक्विजिशन कहलाएगा। क्लियर होगी बात? उधार के लिया है, भाड़े पर लिया है, खरीदा है, बेचा है, जो भी है वो एक्विजिशन में आ जाएगा। जैसे कि गिफ्ट कर दिया किसी व्यक्ति ने। आपने देखा है कभी, बहुत जो पुराने खानदानी लोग होते हैं उनके पास एक बंदूक होती है उनके पूर्वजों की, तो वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी एक से एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे से तीसरे व्यक्ति को देते हैं। करते कि नहीं करते? तो वो एज अ गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, ठीक है, तो अपने वंश को चलाने के लिए कि भाई हमारे खानदान की ये निशानी है, और वो हथियार ही होते हैं, तो लोग हथियारों को भी पूछते हैं ना, तो उस तरीके का ये प्रावधान है, इसलिए वहां पर लिखा है एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। आगे देखिए बी क्लॉज इसका। अम्यूनिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद, मतलब ऐसे ऐसे आर्म्स, ऐसे हथियार जिनके अंदर फायर आर्म्स भी इंक्लूड होते हैं। हथियार तो बहुत बड़े, मतलब हथियार जो शब्द है वो बहुत बड़ा है। हथियार शब्द जो है आपका वो बहुत बड़ा है, और इस हथियार शब्द के अंदर हाँ, तो मैं बता रहा था कि हथियार शब्द जो है अम्यूनिशन, इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें दो चीज समझनी है, आर्म्स और दूसरा है फायर आर्म्स। ठीक, यहां पर अम्यूनिशन जो है उसको हिंदी में उसको बोला गया है गोला और बारूद। मैं इसे थोड़ा सा और अच्छे एक्सप्लेन कर देता हूं। जितने भी फायर आर्म्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर चिंगारी लगे और उनके अंदर अगर बारूद भरा है तो वो एकदम से फट पड़ते हैं। तो फायर आर्म क्या है? एक हथियार है, और उस हथियार के अंदर भरा हुआ बारूद, भरा हुआ कोई भी गोला इस हथियार के अंदर, फायर आर्म्स के अंदर, वो क्या होता है आगे, जैसे आपने कोई फायर आर्म्स के अंदर रॉकेट, रॉकेट लॉन्चर जो है एक फायर आर्म है, और उसके अंदर जो रॉकेट लगाया है वो क्या है? अम्यूनिशन के तौर पर काम कर रहा है। जैसे कि तोप है, तोप क्या है? फायर आर्म है, और उसके अंदर क्या है? कोई आपने गोला या बारूद भरा है, तो वो गोले को फेंकेगा, लेकिन उसमें पहले चिंगारी लगानी पड़ती है ना, तो वो क्या है? फायर आर्म, जिसमें आग लग करके वो जो है आगे जाके फटता है। तो अम्यूनिशन अलग चीज है, फायर आर्म अलग चीज है, और आर्म अलग चीज है। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि आर्म्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है फायर आर्म्स, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया कि आर्म्स जो होते हैं, हथियार जो होते हैं, हिंदी में बोला जाता है आयुध।
आयुध जो है उसका ही एक भाग है फायर आर्म्स। क्यों? क्योंकि हथियार अपने आप में एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, उसके अंदर फायर आर्म्स भी आते हैं। भाई कोई हथियार तो ऐसा है जो हाथ से ही चलाया जाता है, जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया कि नहीं हो गया? इनके अंदर कोई फायर या चिंगारी लगाई जाती है कि किसी तरीके की? बोलो हाँ या ना। ऐसे शस्त्र होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शस्त्र होते हैं जिनके अंदर चिंगारी लगाया और वो उड़ गए, और जहां गए वहां पर विस्फोट कर दिया, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो उसी के बारे में यहां पर समझाया गया है। जैसे कि सेक्शन नंबर 2C तो बताता है आपको आर्म्स के बारे में, और फायर आर्म्स जो है सेक्शन नंबर 2D में समझाया गया है। टू ई में, ठीक है। तो अम्यूनिशन का मतलब मैंने जैसे बताया, गोला है, बारूद है, मिसाइल्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें जिनके अंदर बारूद भरा हुआ होता है। अब वो दो तरीके की चीजें भी हो सकती है, ध्यान से सुनना। दो तरीके की चीजें कैसी होती है, हो सकती है अम्यूनिशन? वो ऐसी चीजें, या तो वो कोई फायर आर्म से चले, या ऐसी कोई चीज हो सकती है जो फायर आर्म के बिना ही चले। देखे ना ऐसी बहुत सारी चीजें जो बिना हथियार की चल जाती है। जैसे आपके हाथ में आपने ग्रेनाइड लिया और उसको यूं खोला और बाहर फेंक दिया, उसके लिए किसी मशीन की जरूरत थी क्या? बोलो, किसी फायर आर्म की जरूरत ही नहीं थी। जैसे कि गैस के गोले, बम के गोले, हाँ कुछ ऐसे गोले होते हैं जो तोप के अंदर डालने पे ही आगे जाकर के फेंके जा सकते हैं बहुत लंबी दूरी तक। तो वो जो है, उसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है, या कंटेनर जिसके अंदर किसी तरीके का बारूद, किसी तरीके की गैस, किसी तरीके की जहरीली गैस या जहरीला द्रव पदार्थ भरा हुआ है, केमिकल भरे हुए हैं, वो हर चीज क्या है, अम्यूनिशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे पेट्रोल के बम, पेट्रोल के बम तो घर ही बना लेते हैं ना। तो ऐसी सारी चीजें क्या है, अम्यूनिशन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे चार्ज, मैंने एक शब्द बताया था आपको उस टाइम पे, चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है, ये फायर गन, जो अपनी फायर आर्म्स होती हैं, जितनी भी गन्स होती हैं, उनके अंदर चार्ज होता है। मतलब एक बारूद उस गोली के अंदर भरा होता है। जैसे ये एक गन है पर्टिकुलर, ऐसे समझ लो। पहली बार बढ़िया चित्र बना है। ठीक है, ये गन है। इस गन के अंदर एक गोली भरी हुई होती है ना, इसमें एक या तो मजल लगी होती है, तो अब इसके अंदर एक गोली भरी हुई होती है, ऐसे उसकी नोक नोक निकली होती है, और इसके अंदर एक बारूद भरा होता है। यहां पर ध्यान रखना, गोली जो होती है वो लोहे की होती है, लेकिन उसके पीछे की जगह जो होती है ना, उसके अंदर बारूद भरा हुआ होता है। जैसे ही इसके अंदर चार्ज लगता है, जैसे ये इस पर चिंगारी देता है, तो ये आग की तरह बहुत बुरी, बहुत तेज निकल जाती है। तो ये जो चीज है वो क्या हो गई उस केस के लिए, अम्यूनिशन हो गया, बारूद हो गया, गोला बारूद इसलिए इसे कहा जाता है। लेकिन ये चली कैसे? तो इसके लिए जो ये बंदूक इस्तेमाल की गई, यही फायर आर्म्स कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या? अब आपको एक और चीज पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इन्हें बनाने की मशीन, बारूद को या गोले को बनाने वाली मशीन, कंटेनर, या ऐसी जो भी चीजें हैं जो इनको उपयुक्त में लाने के लिए काम आती हैं, वो सब भी अम्यूनिशन की कैटेगरी में मानी जाएंगी। क्लियर है यहां तक की बातें? बताइए। यस। देखिए एक चीज यहां पर लिखी हुई है, इसे समझा देता हूं मैं आपको। यहां पर लिखा है अम्यूनिशन फॉर एनी फायर आर्म्स। मतलब ये जो गोला बारूद होते हैं, ये केवल और केवल किसके लिए काम आते हैं? फायर आर्म्स के लिए काम आते हैं। क्लियर होगी बात? फायर आर्म्स का मतलब क्या बताया? जितनी भी बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, जिनमें आगे की साइड बहुत बड़ी नली निकली होती है, बैरल बोलते हैं जिसको। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, लंबी लंबी नाल बनी हुई होती है उनकी नली, इसको बोलते हैं बैरल। जितनी लंबी उतनी दूरी को तय करेगी। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको यहां पर समझाया गया है।
तो ये कह रहा है कि केवल जो फायर आर्म्स होते हैं उन्हीं के लिए अम्यूनिशन जो होता है, बारूद उन्हीं के लिए होता है। बिना, अगर मान लो कोई फायर आर्म आपके पास है और उसमें बारूद ही नहीं है तो वो चलेगी क्या, कोई काम की है क्या? बोलो। फायर आर्म के अंदर मतलब बंदूक के अंदर गोली नहीं है किसी तरीके की, उसमें बारूद नहीं भरा हुआ, तो वो कोई काम का है क्या? बंदूक क्या हथियार है? नहीं। वो कोई काम का नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि फायर आर्म के लिए क्या होता है, अम्यूनिशन जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अम्यूनिशन के लिए फायर आर्म की जरूरत पड़े। जैसे मैंने बताया ग्रेनेड बताया था ना, बंद बारूद, क्या बोलते हैं उसे, बम जो होते हैं उनके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, माचिस लगाई और हो गया काम। ठीक है, ऐसी जो चीजें हैं, तो यही चीज यहां समझा रखी है। देखो जैसे लिखा है इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होंगी, तो कह रहा है इंक्लूड रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड्स, सेल्स। सेल्स भी एक तरीके का रॉकेट जैसा ही होता है जिसको तोप के अंदर डाला जाता है तो वो लंबी दूरी तय करके फट जाता है। और अदर मिसाइल्स, ये एक तरीके की सेल जो है मिसाइल ही होती है। लिखा है आर्टिकल्स डिजाइन फॉर द टर्पीडो सर्विस और सबमरीन माइनिंग। आर्टिकल्स का मतलब है कोई वस्तु जिसको ऐसी डिजाइन में बनाया गया है जो सबमरीन के अंदर टर्पीडो में लग जाए, टर्पीडो के तौर पे काम कर जाए, या ऐसी चीजें जो सुरंगों नीचे जमीन के समुद्र के अंदर क्या कर दे, बम बिछाने में काम आती हो, ऐसे आर्टिकल्स। जैसे कि अगर मान लो उस समुद्र के रास्ते से कोई अगर निकलेगा ना, जहाज या कोई भी छुप के निकलेगा, तो तुरंत वो फट जाएगा और मर जाएगा। क्लियर होगी बात? ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अदर आर्टिकल कंटेनिंग, अब देखो ये एक तो एक आर्टिकल था जिसको डिजाइन किया गया है। डिजाइन मतलब किसी को रॉकेट के तौर पे बनाया गया है, किसी को गोला के तौर पे बनाया गया है, किसी को प्लेट के तौर पे बनाया गया है, अलग अलग तरीके की डिजाइन में इनको बनाया जाता है। लिखा है अदर आर्टिकल कंटेनिंग, कंटेन का मतलब है किसी कंटेनर के अंदर कोई चीज भरी हुई है, ऐसे समझो इसे। जैसे कि, और उसका या तो कोई डिजाइन बनाया गया है या उसे अडॉप्ट किया गया है कहीं से। ठीक है, अब उसमें भरा क्या गया है, तो लिखा है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, कोई ऐसा बारूद जो फट सके, ऐसी कोई चीज। फीजनेबल मटेरियल मतलब परमाणु बम जो होते हैं ना, न्यूक्लियर जो होते हैं, उनको उनके अंदर भरा गया है कंटेनर के अंदर। या नॉक्सियस, नॉक्सियस लिक्विड, कोई जहरीला द्रव पदार्थ, कोई गैस, और ऐसी जो चीजें हैं वेदर कैपेबल ऑफ यूज विद फायर आर्म, जिनका यूज केवल तभी किया जा सकता है जब वो फायर आर्म्स के अंदर लगती हो। देखो यहां पर लिखा है ना, फायर आर्म जो है उनके अंदर लगने पर ही उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो एक ऐसी चीज हो, या ऐसी चीज जिनका फायर आर्म के बिना भी काम में लिया जा सकता है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर हो गया? तक की बातें बताइए। आगे देखिए, चार्जेस फॉर द फायर आर्म्स। अभी मैंने जैसे बताया बंदूकों के अंदर चार्जेस भरा जाता है ना, गोली जिसे बोलते हैं अपन, वो चीज। एसेसरीज ऑफ सच चार्जेस, अब गोली को भरने के लिए अगर मजल का इस्तेमाल कर रहे हो या अलग से गोली को घुसा रहे हो, तो अलग अलग तरीके की जो चीजें है उसके लिए इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं, उसके लिए बता रहा है। फ्यूजेज और फ्रिक्शन ट्यूब्स, ये क्या होती है, एक तरीके से जमीन में बिछाई जाती है फ्यूजेज, ट्रांसमीटर जैसे होते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति उस पर पैर रखता है वो फट जाता है। तो ऐसे फ्यूजेज और फ्रिक्शन ट्यूब्स होती है। और इनको बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं अम्यूनिशंस के लिए, या इनको इंग्रेडिएंट जो इस तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब अम्यूनिशन के ही अंदर आते हैं, गोला बारूद के अंदर आते हैं। और ऐसी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर रखी हो कि ये अम्यूनिशन में आएंगी कि नहीं आएंगी, वो नोटिफिकेशन से बताएगी ये अम्यूनिशन में आएगी कि नहीं आएगी। मैंने इसके लिए बहुत सारे उदाहरण पहले भी दिए थे, जैसे तेजाब हो गया, है ना, आपने किसी कंटेनर के अंदर तेजाब भर के और उसे किसी के ऊपर फेंका तो वो अम्यूनिशन के तौर पर काम आ रहा है। जैसे कोई पेट्रोल बम हो गया, पेट्रोल उसमें भरा, तो पेट्रोल क्या है, एक द्रव पदार्थ ही तो है, बोलो हाँ है ना, आग लगाई और वो फट जाएगा, किसी पे आग लग जाएगी, ऐसी चीजें। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है आपकी सी, आर्म्स की डेफिनेशन, इसे देख लीजिए। आर्म्स का मतलब है मींस आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइन और अडॉप्टेड एज अ वेपन्स फॉर ऑफेंस और डिफेंस। देखो यहां पर क्या लिखा है, कोई भी ऐसा आर्टिकल
जिसका कोई डिस्क्रिप्शन हो, मतलब वो किसी तरीके का बना है, उसकी डिजाइन अलग अलग तरीके की हो सकती है। हथियार ऐसा जिसकी डिजाइन अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है। और उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, या तो कोई अपराध करने के लिए, लिखा है ना फॉर एन ऑफेंस, या तो अपराध करने के लिए, या लिखा है डिफेंस के लिए। डिफेंस का मतलब आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप अपना बचाव कैसे करोगे, उसी से तो करोगे, तो वही कह रहा है डिफेंस के लिए। इंक्लूड फायर आर्म्स, अब देखो यहां पर इसने शब्द लिखा है, बहुत बार ये सवाल आ चुका है अलग अलग जगह पे जो एग्जाम होते हैं इस तरीके के इसको लेकर के, उसमें ये पूछा जा चुका है कि क्या आर्म्स के अंदर इंक्लूड होते हैं फायर आर्म्स, या अम्यूनिशन के अंदर इंक्लूड होते हैं फायर आर्म्स। तो ध्यान रखना, आर्म्स एक बहुत वाइड एंगल है, उसी का ही एक भाग है फायर आर्म्स, ठीक है। और अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए कि अम्यूनिशन के अंदर इंक्लूड फायर आर्म्स होते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है कि फायर आर्म्स के अलावा और क्या क्या चीज हो सकती है, तो लिखा है शार्प एज। शार्प एज मतलब जैसे तलवार, धारदार तलवार जो उनमें नुकीली चीजें होती है ना, वो हथियार। अदर डेडली वेपन्स, जैसे कि आपने एक गोला देखा होगा, बाहुबली मूवी देखी हो, तो उसमें एक गोला सा होता है, उसके ऊपर नुकीले नुकीले से वो लगे होते हैं, धारदार सी, तो उसे वो फेंक के मारता है तो दूर तक जाकर के लगता है वो, ठीक है। तो ऐसी हथियार। और पार्ट और द मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग आर्म, ऐसे मशीन ऐसे आर्म्स को बनाने के लिए जिस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल करा जाता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होंगे, ये अच्छा सवाल है, यहां पर अंडरलाइन कर लेना, ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। आर्म्स के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, तो देखो ये क्या लिखा है, नॉट इंक्लूड आर्टिकल डिजाइंड सोनली डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसी चीजें जो एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल की जाती हो, घरों में इस्तेमाल की जाती हो, जैसे घर के अंदर चाकू का छुरे का इस्तेमाल करते हो ना आप, तो घर के चाकू छुरे जो है वो अलग तरीके के बने होते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे कि लाठी, और जो बैत होती है ना आपके, वो बड़े बूढ़े जिनसे चलते थे, गोल सी बनी होती थी आगे से, तो वो ये देखो यहां पर लिखा है ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक, तो वो अगर बैत है, अब स्टिक को बना करके वो स्टिक जो है, यहाँ पर तो केवल इतना सा लिखा है ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक। अब ये तो कुछ भी हो सकती है ना, मान लो कोई हॉकी को ही लेकर के, उसी को ही लेकर के वॉक करता हो, कोई डंडा ही पकड़ के चलता हो, जरूर थोड़ा कि हर किसी के घर में बैत हो, तो वो सब चीज इसमें आ जाएगी। और लिखा है वेपन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग यूज अदरवाइज एज अ टॉयज ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सिवियर वेपन्स, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु जो नकली होती है ना, जैसे अपन आर्टिफिशियल बनाते हैं, लगती तो वो गन जैसी है लेकिन वो होती आर्टिफिशियल है ना, तो जो टॉयज के तौर पर काम में आती है, बच्चे उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी चीज यहां पर क्या आएगी, आर्म्स के अंदर नहीं आएंगी। आर्म्स की, अब देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन को, ये आपको समझनी है, क्योंकि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को समझा हो ना, एक जगह मैंने आपको समझाया था, अब जो बीएनएस का जो अमेंडमेंट आया है उसके अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में याद है कोई, सेक्शन नंबर 20 सीआरपीसी के अंदर पढ़ाया था मैंने। जी सर, कि जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस को देती जाती है डीएन पावर। पता चल गया ना, तो ये भी यही चीज समझा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है यहाँ पर, तो ये कह रहा है इन रिलेशन टू एनी एरिया विच अ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड मींस अ कमिश्नर ऑफ पुलिस इंक्लूड सच डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये सब लोग जो है ये क्या कहलाएंगे, उस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, हर एक एरिया के लिए
जब आर्म्स एक्ट की बात होगी, ध्यान रखना, है ना, क्लियर है ये चीज। अब देखिए सेक्शन नंबर 2D, फायर आर्म्स क्या होते हैं। तो यहां पर बता रखा है फायर आर्म्स का मतलब है कोई भी डिजाइन, ये बंदूकों के बारे में, अलग अलग तरीके की बंदूकें होती है ना, कोई लोहे की बनी है, कोई पीतल की बनी है, कोई सोने की बना रखी है, उसका लकड़ी की बनाई हुई है, अलग अलग तरीके की अलग अलग डिजाइन में बनी हुई बंदूकें, ठीक है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसका मुंह ज्यादा निकल रहा है, कोई दो बैरल की होती है, कोई छोटी सी होती है, कोई आवाज ही नहीं करती, अलग अलग तरीके की डिजाइन की जो बंदूकें हैं उनकी बात कर रहा हूं। सर 2E नॉट D। सॉरी सॉरी, 2E। देखिए क्या लिखा है, टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल्स ऑफ एनी काइंड, और उनका काम क्या होता है, किसी तरीके के प्रोजेक्टाइल, मतलब उनके अंदर अगर तुम बारूद भरोगे, कोई चीज भरोगे, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही बाहर निकलेगा उसमें से, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोजिव कर देगा या एनर्जी जनरेट करेगा किसी तरीके की, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या होंगी उस केस में, फायर आर्म होंगी। डिस्चार्ज प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑफ एनी काइंड बाय द एक्शन ऑफ एनी एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि कोई रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर क्या हो गया, फायर आर्म हो गया, उसमें रॉकेट लगा हुआ है, जैसे ही उसमें आग लगी तो उड़ गया, और जहां पे गिरेगा वो एक्सप्लोजन ही तो करेगा, तो वही चीज फायर आर्म्स है। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज होंगी तो उसको समझाया गया है, ऊपर तो केवल 2 शब्दों से समझा दिया इसने, क्या क्या बताया, बाय एक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी तरीके की एनर्जी, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, कोई एनर्जी को, जो भी जिनसे भी एनर्जी जनरेट होती हो उनकी बात कर रहा है ये। अब क्या बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो फायर वेपन के तौर पर मानी जा सकती है, जैसे आर्टलरी। आर्टलरी का मतलब होता है जो तोपें होती है ना, आपने देखी होंगी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी उनमें बैरल सी होती है, और वो ऐसे करके डिजाइन में बनी हुई होती है, तो जैसे ही उनके अंदर यहाँ पे तोप डाली जाती है तो वो फायर करती है, ये होती है एक तरीके की तोप, आर्टलरी कहलाती है। हैंड ग्रेनेड्स, है ना, राइट पिस्टल, वेपन ऑफ एनी काइंड डेजिग्नेटेड अडॉप्टेड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी नॉक्सियस लिक्विड गैस अदर सच थिंग, मतलब इनसे, इनको जब उनके अंदर भरा जाता है हाथों से, तो वो फिर आगे तक दूरी तक मार करती हैं और फिर वहां पर फट जाती हैं, तो वो फायर आर्म्स कहलाती हैं। इनको बनाने वाली जो एसेसरीज हैं, जिन जो इनके अंदर लगती हैं, वो एसेसरीज भी फायर आर्म्स के तौर पे मानी जाएंगी, है ना। अच्छा, ऐसी एसेसरीज भी लगाई जाती है, आपने कभी देखा है कि जिससे बंदूक साइलेंट हो जाती है, कभी मूवीज में देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, जो ये गन होती है, गन के आगे की साइड एक एक हिस्सा सा और लगाते हैं एक्स्ट्रा, और उसको कस के जब वो किसी पे गोली चलाते हैं तो वो आवाज नहीं करती है, एक तरीके का नॉइस कैंसिलेशन का वो यूज होता है उसमें, तो वो जो एसेसरी है वो भी फायर आर्म का ही पार्ट माना जाता है, वो फायर आर्म ही कहलाता है। आगे लिखा है पार्ट ऑफ मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फायर आर्म्स, मशीन जो भी इनको बनाने में काम आती हैं वो भी, या इनके भाग, इनके कोई पार्ट्स को बनाने में काम आती है वो भी यही आएंगी। प्लेटफॉर्म अप्लायंस फॉर द माउंटिंग ट्रांसपोर्टिंग सर्विंग आर्टलरी, है ना, ये जितनी भी चीजें इनको रखने के लिए, चढ़ाने के लिए, या कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी क्या होंगी, फायर आर्म्स के ही अंदर इंक्लूड होंगी, उसी डेफिनेशन में आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सेक्शन नंबर 2E के अंदर आती हैं। फिर लाइसेंस, जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है, और गवर्नमेंट ने जो नियम बना रखे हैं इस एक्ट के तहत, है ना, लाइसेंस को कैसे इशू किया जाएगा, वो ही लाइसेंस कहलाएगा। लाइसेंस अथॉरिटी का मतलब है कि जो अथॉरिटी इस लाइसेंस को इशू करेगी वो लाइसेंस अथॉरिटी, जो इसको इस एक्ट के तहत या गवर्नमेंट के तहत क्या किया गया है, पावर दी गई है। मजिस्ट्रेट कौन होगा, तो कह रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पर मजिस्ट्रेट माना जाएगा, सो सेक्शन नंबर 20 की डेफिनेशन में समझाया गया है। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है कि रूल्स, ध्यान रखना यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है ना प्रिस्क्राइब, बार बार आएगा ये आगे पढ़ने को, तो प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल्स रेगुलेशंस में जो बातें बताई गई हैं। आपको आगे मिलेगा एज प्रिस्क्राइब्ड शब्द पढ़ने के लिए, तो एज प्रिस्क्राइब का मतलब समझ लेगा कि रूल रेगुलेशन में जो एज बताई गई है किसी व्यक्ति की, कि किस व्यक्ति को लाइसेंस लेने का अधिकार है और किसको नहीं। ऐसे ही है प्रोहिबिटेड अम्यूनेशन,
प्रोहिबिटेड का मतलब आप समझ गए कि निषेध कर दिया गया हो। ऐसे हथियार जैसे गोला है, रॉकेट है, बारूद है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हो, प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में रख दिया हो, इनको कोई भी आम आदमी नहीं रख सकता, लाइसेंस भी नहीं ले सकता ऐसी चीजों के लिए, घर में भी नहीं रख सकता, ना इनको बेच सकता है ना सेल कर सकता है। वो हर चीज प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन में आ सकती है। इसके लिए समझाया गया है कि एनी अम्यूनिशन, आपसे पूछा जा सकता है सेक्शन नंबर 2H पूछा जाएगा प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन कहां पर समझाया गया है, और या ऐसे पूछा सकता है कि प्रोहिबिटेड अम्यूनिशन कौन सी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा है एनी अम्यूनिशन, ये मध्य प्रदेश का एक पेपर हुआ था डीपीओ के नाम से 2010 में, तब आया था ये क्वेश्चन। तो देखो यहां पर कह रहा है कि अम्यूनिशन हो सकता है कोई भी तरीके का गोला बारूद हो सकता है, या कोई कंटेनर हो सकता है, या डिजाइन और अडेप्टेड टू कंटेन जिनके अंदर नॉक्सियस लिक्विड गैस या कोई ऐसी चीज भरी हुई है, या जिसके ये कोई रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, सेल्स, मिसाइल्स, इस तरीके की टर्पीडो, ऐसी चीजें भी हो सकती है जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्रोहिबिटेड कर रखा है, इनको नहीं रख सकते आप। प्रोहिबिटेड आर्म्स, अभी तक तो अम्यूनिशन की बात हो रही थी, अब आर्म्स की मतलब बंदूकों की बात कर रहा है। अब यहां पर ये समझा रहा है आपको कि बंदूक कौन सी, बंदूक का मतलब यहां पर है ऐसी गन, ऐसी बंदूक जैसे AK-47 मशीन गन देखी आपने कभी? दो तरीके की मशीन गन होती है, एक तो होती है ऑटोमेटिक और होती है सेमी मशीन गन। ऑटोमेटिक का मतलब है कि एक बार आपने चला दी तो वो चलती जाएगी, रुकेगी नहीं जब तक खत्म ना हो जाए। और एक होती है सेमी, जिस पर आपने हाथ जब तक लगा रखा है जब तक चलेगी, और जैसे ही हाथ हटा दिया उस पे से तो वो रुक जाएगी। तो वो ऐसी जो बंदूकें हैं, ऐसी जो फायर आर्म्स होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगाई गई है, इसे ही प्रोहिबिटेड आर्म्स बोलते हैं, प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में आती है। देखो लिखा है इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द ट्रिगर, अगर जैसे ही ट्रिगर के ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो चलती जाएगी। लिखा है मिसाइल्स कंटिन्यू टू बी डिस्चार्ज, तब तक डिस्चार्ज होती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप उसमें से प्रेशर हटा नहीं दो। आगे बात समझ में? मतलब वो एक साथ 500 गोलियां भी फेंक सकती है, 1000 गोलियां भी फेंक सकती है, तो ज्यादा खतरनाक है कि नहीं है, तो वो प्रोहिबिटेड है। अब एक से तो एक आदमी मरेगा, और एक 500 गोली चलाओगे तो 50 60 100 को तो लेके मरेगा तो इसलिए इस प्रोहिबिटेड किया गया है। और ऐसे वेपन्स जो बहुत जरूरत से ज्यादा खतरनाक हैं, जिनमें गैस सब्सटेंस भरे हुए होते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं, नॉक्सियस लिक्विड भरा होता है, क्योंकि वो एक आदमी को हार्म नहीं पहुंचाते, वो पूरे के पूरे आसपास के इलाके को ही खत्म कर देते हैं, ऐसे वेपन्स हो। ठीक है, तो उनको प्रोहिबिटेड किया गया है, इसके अंदर समझाया गया है। इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लो आपका कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो आपके देश में हवाई जहाज जब घूम रहा है तो आप क्या कर रहे हो, नीचे से कोई ऐसा फायर आर्म का इस्तेमाल करके उस हवाई जहाज को उड़ा देते हो। इसे बोलते हैं एंटी एयरक्राफ्ट फायर आर्म्स। अरे आपने नहीं सुना अभी S-400 खरीदा हमने रूस से, रशिया से? कल रशिया के ऊपर भी हमला हुआ था, आपको पता है? रशिया के ऊपर जब कल या परसों में हमला हुआ था तो उसका S-400 ने उन मिसाइलों को रोक दिया था। इजराइल के पास भी ऐसे ही एंटी डिफेंस सिस्टम बना रखा है उसने, कि उसके पास जो भी अगर मिसाइल्स उसके ऊपर गिरती है तो उनको हाथ किया तो वहीं की वहीं वो मिसाइल जो उसके वहां पर सिस्टम बना हुआ है उससे वो सब रुक जाती है, फट जाती है आसमान में ही। तो यहां पर एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक, टैंक होते हैं ना अपने, तोप जो होती है उनको खत्म करने वाली जो मशीनें होती है, ऐसे फायर आर्म्स अगर किसी ने लग रखे हैं बड़े, तो वो सारी चीजें प्रोहिबिटेड है सारी की सारी। ये बड़े बड़े हथियारों की बात कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है सेक्शन नंबर 21 में बताया है। ट्रांसफर का मतलब समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक्विजिशन पढ़ा था ना, एक्विजिशन और ट्रांसफर में शब्दों का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर करके ही किसी के पास एक्विजिशन आएगा किसी चीज का। बात समझ में आ रही है?
आप किसी हथियार को किसी को दोगे जब तो वो एक्विजिशन में आएगा, उसके पोजेशन में तभी तो आएगा। तो ये यही बता रहा है, ट्रांसफर का मतलब है कि आपने किसी चीज को किसी से हायर किया है, लेट टू हायर, लैंडिंग मतलब उधार लिया है, गिविंग और पार्टिंग विद द पोजेशन, या किसी से वो पोजेशन से लिया है, तो ये ट्रांसफर कहलाता है। अब देखो यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें बता रखा है इन्होंने, इस एक्ट के पर्पज के लिए जो फायर आर्म्स होती है उसकी आगे की साइड इसे कैसे काउंट करोगे कि कौन सा फायर आर्म कितना बड़ा है। तो इन्होंने देखो इसे समझाया है, लिखा है द लेंथ ऑफ द बैरल, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। लिखा है लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन द फायरिंग। इसका मतलब है कि जहां से, ये मान लो एक पूरी की पूरी बड़ी बंदूक है, इस बंदूक का ये जो पूरा हिस्सा है, जहां इसे नापोगे कैसे, मेजरमेंट कैसे करोगे कौन सी बंदूक कितने लेंथ की है। तो कह रहा है उस पॉइंट से जहां पर वो फायर आर्म के अंदर जो अम्यूनिशन भरा जाता है वहां से लेकर के उसके आगे की नोक जो होती है जहां पर मजल है, वो पूरा हिस्सा क्या होती है, बैरल कहलाती है। क्लियर होगी बात। इसलिए लिखा है बैरल की जो लेंथ है किसी फायर आर्म की, तो वो उसे कैसे पॉइंट आउट करोगे कि कैसे वो कहां तक मानी जाए। तो ये मेजरमेंट बता रखा है इसका फायर आर्म का। आगे देखिए, सबसेक्शन नंबर 3 में ऐसा कुछ खास नहीं है। सबसेक्शन नंबर 3 में बता रखा है कि मान लो फायर आर्म को लेकर के कोई एक्ट बना हुआ है आपके वहां पर, ठीक है, कोई वहां पर लोकल एक्ट है या कोई स्पेशल एक्ट वहां पर उससे डील करता हुआ बना हुआ है, तो उस एक्ट, वो एक्ट जो है, ये जो आपके पास कोई और अदर एक्ट है वो वहां पर उस एरिया पर लागू नहीं हो रहा, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या कोई अलग तरीके के जो ऑर्डर जो इस आर्म्स एक्ट के अंदर दिए गए हैं वो वहां पर लागू ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर क्या करोगे ऐसे केस में। तो कह रहा है वहां पर जो भी लोकल एक्ट होगा उसी के ऊपर ये आर्म्स एक्ट के डायरेक्शन लागू हो जाएंगे। ठीक है, ये सब सेक्शन नंबर 3 में कह रखा है। सबसेक्शन नंबर 4 भी यही बात बता रहा है कि अगर मान लो कोई अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है, ठीक है, अब ये एक्ट लागू हो जाता तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसमें डीएम, सब कमिश्नर ऑफ पुलिस सबके बारे में बता रहा है। लेकिन अगर मान लो वहां पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी को बैठा रखा है, तो वही अथॉरिटी जो है वहां पर इस आर्म्स एक्ट के तहत ऐसा माना जाएगा कि वही अथॉरिटी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। ऐसी पर्टिकुलर बहुत सारी जगह होती है ना जहां पर हमारे पर्टिकुलर एक्ट या लॉ जो है लागू नहीं होते, लेकिन वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं वो तो लागू होते हैं। तो उन्होंने क्या हो रखा है, वहां पर डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो नहीं बना रखे, लेकिन अपनी तरफ से कोई और व्यक्ति बैठा रखा है। तो वो व्यक्ति जो है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया व्यक्ति जो लाइसेंस दे सकता है या और काम कर सकता है, तो ऐसा माना जाएगा वो आर्म्स एक्ट के दौरान ही नियुक्त किया गया है, इसके तहत ही नियुक्त किया गया है, उसको समझाया गया है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर इस तरीके की बातें बताई गई है। तो ये डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अम्यूनिशन की डेफिनेशन है जो जनरली आती है, आर्म्स की, फायर आर्म्स की, इनकी डेफिनेशन है, और एक एक्विजिशन की डेफिनेशन है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैरल की किसी फायर आर्म की मेजरमेंट कैसे की जाती है किसी बैरल की, तो वो कहां से होती है, यहां से लेकर के और यहां तक, जहां से अम्यूनिशन भरा जाता है वहां की पॉइंट आउट से लेकर के आगे मजल तक करी जाती है। अगर आप चाहते हो तो मैं और आगे पढ़ा सकता हूं सेक्शन नंबर 3 से 12 तक। बोलो। सर क्या हो गया।
सर काफी है, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप आगे पढ़ा दो वैसे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सर इतना ही बहुत है आज। इतना ही बहुत है। हाँ सर, एक भी बच गई अब तो। 1 घंटा और 12 सेक्शन, 3 से 12 तक के सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। नहीं सर, और बहुत भी सिंपल काम से है। हैं, कुछ भी इसमें खास नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए ऐसा कुछ। सर और भी काम है, हाउस होल्ड वर्क भी है। अच्छा, और भी का हाउस चलो होल्ड ठीक है, भी तो है। फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।